हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं डॉक्टर क्षितिज सोनी, आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट, चांदनी हॉस्पिटल कोटा। बहुत दिनों से लाइव आया नहीं था, सोचा आज लाइव चलें और आपसे बात करें घुटने की स्पोर्ट्स इंजरीज़ के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि एथलीट्स के लिए फिट रहना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए हम एक एक टॉपिक कवर करेंगे। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे घुटने की, नी जॉइंट की। जैसा कि आप ये मॉडल देख रहे हैं, इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि ऊपर की हड्डी जो होती है, ये नी जॉइंट का मॉडल है। ऊपर वाली जो बोन है इसको हम फीमर कहते हैं, थाई बोन जो होती है। नीचे वाली जो लेग बोन होती है इसको हम टिबिया बोलते हैं। टिबिया के साइड में ही एक हड्डी होती है जिसको हम फिबुला बोलते हैं। और नी जॉइंट में आगे की तरफ जो एक गोल हड्डी होती है ये पटेला कहलाती है। अब इस नी जॉइंट को, जो कि एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, इस जॉइंट को पकड़ के रखने के लिए, इन हड्डियों को एक साथ पकड़ के रखने के लिए साइड में तो हमारे होते हैं कोलेटरल लिगामेंट। जैसे ये घुटना अगर आप देखेंगे तो ये बाहर की साइड है हमारे घुटने की, और ये हमारे घुटने का अंदर का पार्ट है। बाहर की साइड में जो होगा वो होगा लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। अंदर की तरफ जो होता है, ये जो लिगामेंट देख रहे हैं आप, इसको हम बोलते हैं मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। आगे की तरफ ये पटेला जो बोन है, इसको ऊपर से थाई की तरफ से जो टेंडन अटैच्ड होता है इसको हम क्वाड्रिसेप्स टेंडन बोलते हैं। नीचे की तरफ ये टेंडन जब एक्सटेंड करता है तो इसको हम पटेला टेंडन बोलते हैं। अब हम चलते हैं घुटने की अंदर की तरफ। घुटने के अंदर की, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दो यहाँ पे गद्दीनुमा स्ट्रक्चर्स हैं हमारे घुटने के अंदर। ये कहलाते हैं मेनिस्कस। इन मेनिस्कस को हम शॉक एब्जॉर्बर्स भी बोलते हैं। मेनिस्कस के अलावा घुटने के अंदर हमारे आगे की तरफ ये लिगामेंट होता है जिसको हम ACL बोलते हैं, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। इसी तरह से एक लिगामेंट घुटने के पीछे की तरफ होता है जिसको हम PCL बोलते हैं, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। अब दोस्तों, ये सब लिगामेंट्स और मेनिस्कस देखने के बाद अब अपने को ये समझ में आ गया होगा कि इस पूरे जॉइंट को, बोन्स को, इनको साथ में पकड़ के रखने का जो काम है, जो साइड के कोलेटरल लिगामेंट्स होते हैं वो हमारे घुटने में इसलिए होते हैं ताकि हमारा घुटना साइडवेज मूवमेंट ना हो। इसको स्टेबलाइज करने के लिए हमने ये हमारे कोलेटरल लिगामेंट्स होते हैं, और हमारे नी जॉइंट को आगे पीछे ना हो इसके लिए अंदर वाले जो लिगामेंट्स हैं, क्रूशिएट लिगामेंट, एंटीरियर और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स होते हैं। और हमारे घुटने के अंदर ये जो मेनिस्कस हैं, ये शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं। ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बोन्स पे जो कार्टिलेज होता है। यहाँ पे एक परत आप लोगों को दिखती है, ये कार्टिलेज कहलाती है। इस कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे घुटने के अंदर मेनिस्कस होते हैं ताकि ये शॉक एब्जॉर्बर्स का काम करें और हमारा कार्टिलेज रीजनरेट घुटने का ना हो। ये समझा हमने नी जॉइंट का मॉडल। अब दोस्तों, स्पोर्ट्स इंजरीज़ में क्या होता है? स्पोर्ट्स इंजरीज़ बेसिकली वो इंजरीज़ हैं जिसमें किसी भी मूवमेंट की, एबनॉर्मल मूवमेंट की वजह से हमारे या तो इन बोन्स में चोट लगे। बोन्स में अगर आप चोट लगते हैं तो उसको फ्रैक्चर्स बोलते हैं। सपोज़ आपके नी जॉइंट में चोट लगी लेकिन आपकी बोन्स इंटैक्ट है, लेकिन आपके नी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो हो सकता है आपके या तो कोलेटरल्स में इंजरी हो, अंदर मेनिस्कस में इंजरी हो, या फिर आपके अंदर जो लिगामेंट है उसकी कोई इंजरी हो। इसको स्पोर्ट्स के टाइम पे होने वाली इंजरीज इसलिए कहा जाता है बिकॉज स्पोर्ट्स में हमारे एबनॉर्मल मूवमेंट्स जो होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, बिकॉज हमारा सारा फोकस जो है वो स्पोर्ट्स पे होता है। अब सपोज़ कीजिए आपको इंजरी हो गई, आप खेल रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, कोई भी आप गेम खेल रहे हैं, और उसको खेलते खेलते आपको इंजरी हो गई। अब एकदम से आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल हो। कई सेंटर्स पे अवेलेबल होते हैं, अगर वो होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है तो इस केस में आप खुद एक फर्स्ट एड की तरह क्या करना चाहिए, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखें कि आपको जैसे ही इंजरी हुई, इंजरी होते ही से अगर वो थोड़ी सी इंजरी है या ज़्यादा है, आप उसको, गेम को वहीं स्टॉप करें, गेम को आगे ना लेके जाएं। मीन्स ऐसा नहीं है कि आपको चोट लगी है और आप खेलना चालू रख रहे हैं। उस केस में दोस्तों ऐसा हो सकता है कि हमारी जो छोटी सी चोट है हम उसको इग्नोर करने की वजह से उसको बड़ा कर दें।
इसीलिए जैसे ही आपको स्पोर्ट्स खेलते टाइम आपको लगता है कि आपके कुछ दर्द हुआ या कोई जर्क आया, तो उसी समय अपना गेम रोक दें। बिकॉज हमारा मोटो है उस गेम को कंप्लीट करना नहीं, हमारा मोटो है हमारी स्पोर्ट्स लाइफ को कंटिन्यू करना, और हम नहीं चाहते किसी भी तरह के मूवमेंट से हमारा स्पोर्ट्स प्रभावित हो। ठीक है, तो अब उसके बाद हम स्पोर्ट्स से रेस्ट लेंगे, जल्दी से हम गेम से बाहर आ जाएं, रेस्ट लें, अपने नी को प्रोटेक्ट करें, उस पर आइस अप्लाई करें, बर्फ़ का उस पर सेक कर सकते हैं। हॉट वाटर बैग का सेक ना करें, ये बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन होता है कि हमें आइस लगानी चाहिए या हॉट बैग लगाना चाहिए। तो दोस्तों, एक्यूट इंजरीज़ में हमें कभी भी हॉट बैग नहीं लगाना चाहिए, वी शुड ऑलवेज गो फॉर आइस बैग्स। उसके बाद हमें कंप्रेशन बैंडेज उस पर अप्लाई करना चाहिए, आप लोगों के पास होती है या फिर नहीं है तो क्रैप बैंडेज आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, क्रैप बैंडेज आप यूज़ करें, और अपने लिम्ब को एलिवेट करके रहें। लिम्ब को एलिवेट करके रखेंगे तो स्वेलिंग कम होगी, जितना जल्दी स्वेलिंग कम होगी मूवमेंट्स आपके रिकवर होने के चांसेस उतने ज़्यादा हैं। बिकॉज स्वेलिंग होती है इन्फ्लेमेशन की वजह से, और अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो आपका मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी और स्वेलिंग आपकी बनी रहेगी। ये रही फर्स्ट एड की बात। अब जैसे ही आपको चोट लगती है तो आप अपने डॉक्टर्स के पास विजिट करते हैं। नी जॉइंट में बेसिकली हमें जो मोड ऑफ इन्वेस्टिगेशंस हैं, या तो हम पेशेंट को एग्जामिन करें, एग्जामिन करने के अलावा हम देखें पेशेंट में फिजिकल एग्जामिनेशन एक डॉक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बट एक्यूट इंजरीज़ में हमने देखा है कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है पेशेंट को एग्जामिन करना, बिकॉज उसको इन्फ्लेमेशन होती है, हल्का सा हाथ लगाते ही बहुत उसको पेनफुल होता है। तो इस केस में दो इन्वेस्टिगेशंस हम प्रेफर करते हैं, एक होता है एक्सरे, दूसरा होता है एमआरआई। अब दोस्तों, ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला टॉपिक हो जाता है कई लोगों के लिए। लोग बोलते हैं कि हमने जब एक्सरे करा लिया, हमारे एक्सरे में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्यों एमआरआई कराना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ हमें समझनी होगी कि एक्सरे और एमआरआई ये दोनों डिफरेंट मॉडलिटीज़ हैं। एक्सरे एक 2 डायमेंशन पिक्चर देता है। अगर सपोज कीजिए मैंने नी जॉइंट का एक्सरे आपका करवाया है, तो एक मेरे को जो व्यू मिलेगा वो एक आगे से पीछे का या पीछे से आगे का व्यू मिलेगा, और दूसरा एक मुझे इस साइड से इधर का या इधर से इधर का व्यू मिलेगा। तो इसमें मेरे को कभी भी 3 डायमेंशनल पिक्चर्स एक्सरे में नहीं मिलती है। तो दोस्तों, जब भी हम एक्सरे की सलाह देते हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि कहीं आपका कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपका माइनर फ्रैक्चर हो तो भी आप चल फिर सकते हैं, तो हो सकता है कि माइनर फ्रैक्चर हो फिर भी आप चल पा रहे हैं। तो एक तो एक्सरे करा के देखना होता है। सेकंड चीज़ हम इसमें जो हमारा मेन इन्वेस्टिगेशन होता है वो होता है एमआरआई। दोस्तों, एमआरआई जो है वो हमारे एक पर्टिकुलर जॉइंट की होती है, और इसमें हमें 3 डायमेंशनल पिक्चर मिलती है, प्लस हमें इसमें सेक्शंस मिल जाते हैं। तो इसके अंदर अगर हम एमआरआई कराएंगे तो हमें एक एक सेक्शन दिखेगा, और हमें आपके उसके अंदर लिगामेंट्स, मेनिस्कस, कोलेट्रल्स सब हमें क्लियरली विजिबल हो सकते हैं, और हमें ये हेल्प मिलती है समझने के लिए कि आपके इंजरी बेसिकली किस पार्ट में हुई है और किस में नहीं हुई। अब हमने एमआरआई हो गई है। एमआरआई होने के बाद सपोज कीजिए आपके टीयर आया, आपके जो अंदर लिगामेंट हैं जिनको हम क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, एसीएल या पीसीएल। अगर आपके पीसीएल या एसीएल में टीयर आया, तो अगर या तो आपका कंप्लीट टीयर है, तो दोस्तों मैं आपको ये कन्फ्यूजन आपके दिमाग से दूर कर दूं, कंप्लीट टीयर एसीएल और पीसीएल का अपने आप हील नहीं होता है। आपने को सर्जरी उसके लिए जाना ही पड़ता है, सर्जिकल इंटरवेंशन की उसमें ज़रूरत होती है। लेकिन हाँ, अगर आपका टीयर पार्शियल है या इनकम्प्लीट है या माइनर टीयर्स हैं अगर आपके फाइबर्स में एसीएल के और पीसीएल के, तो हम उसको कंजर्व कर सकते हैं, और उसमें पीआरपी इंजेक्शन के थ्रू हम उसके हीलिंग के चांसेस बढ़ा सकते हैं। ये हुई एसीएल क्रूशिएट्स की बात। अगला हम चलते हैं मेनिस्कस पे। मेनिस्कस, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये गद्दीनुमा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि शॉक एब्जॉर्बर्स का हमारे घुटने में काम करते हैं। अगर मेनिस्कस में आपके टीयर है, तो मेनिस्कस टीयर अगर ग्रेड 1, ये अलग अलग ग्रेड्स में होते हैं, ग्रेड 1, 2 या 3। अगर ग्रेड 1 टीयर है तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर इन द सेंस हम इसको रिहैब से ही ठीक कर सकते हैं, आपको फिजियोथेरेपी पे डाल के, रेस्ट आपको एडवाइस करके। लेकिन दोस्तों, अगर ग्रेड 3 कंप्लीट टीयर ऑफ मेनिस्कस है, तो ये हमें समझना होगा कि मेनिस्कस टीयर अपने आप हील नहीं होगा। दोस्तों, इसमें ऐसा है कि अगर मेनिस्कस थोड़ा सा भी फटा हुआ है
और अगर हम उस पर थोड़े दिन कुछ दिन रेस्ट करने के बाद हम हमारे मूवमेंट्स वापस स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, जब अपन चलते हैं तो हमारी ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी, ऊपर वाली हड्डी इस पर रगड़ मारती है। ये जो रगड़ मारने वाला मूवमेंट है, ऐसा हो सकता है बिकॉज ये बहुत ही फ्लिम्जी स्ट्रक्चर है मेनिस्कस। अगर ये गद्दी हमारी इसमें फंस गई तो ये फंस के उसको और फाड़ देगी। और मैंने जैसे आपको पहले बताया था, हम हमारी छोटी सी चोट को किसी को भी बड़ा ना होने दें, ये हमारे किसी भी जॉइंट के लिए बेटर है। तो अगर हमारा ग्रेड 1 या ग्रेड 2 टीयर है तो हम पीआरपी से उसको ट्रीट कर सकते हैं। पीआरपी, रिहैब और आपकी प्रॉपर रेस्ट से हम उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्रेड 3 कंप्लीट टीयर है, मीडियल या लेटरल मेनिस्कस का, तो हमें सर्जिकल इंटरवेंशन की उसमें ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको एक और बात बताना भूल गया लिगामेंट के बारे में। अगर ACL या PCL, इसमें अब समझने वाली बात यह है कि क्या हमें ये नया रिकंस्ट्रक्ट ही करना पड़ता है या हम इसको ACL या PCL को रिपेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो ACL रिकंस्ट्रक्शन सिर्फ उन्हीं केसेस में हम करते हैं जहाँ पे हमारा जो टीयर है वो फीमर के पास से है, मतलब ऊपर की फीमोरल अटैचमेंट की तरफ से अगर ये टीयर होता है तो ही हम इसको रिपेयर करते हैं। बिकॉज बहुत सी स्टडीज़ ने ये देखा गया है कि वो फीमोरल अटैचमेंट से टीयर हुआ ही रिपेयर होने में सक्सेसफुल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ACL रिपेयर अगर हमने करना है तो ये एक्यूट फेज में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम 2 महीने बाद सोचें कि हमारा टीयर का हम अब रिपेयर करा लेते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट 3 वीक्स ऑफ इंजरी के अंदर ही रिपेयर पॉसिबल है, उसके बाद रिपेयर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट चीज़, रिपेयर या रिकंस्ट्रक्शन। दोस्तों जैसा मैंने बताया, अगर बीच में से इंटरसब्सटेंस टीयर है या नीचे से टीयर है तो वो तो हमें रिकंस्ट्रक्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ऊपर से टीयर है फिर भी हम रिपेयर सोचें या रिकंस्ट्रक्ट सोचें। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, जैसे ही हमारे चोट लग जाती है तो हमें अगर रिकंस्ट्रक्ट करना है तो उसमें हमें हैमस्ट्रिंग टेंडन्स या BTB टेंडन या पटेलर टेंडन हमें लेना पड़ता है। उससे हम रिकंस्ट्रक्ट करके नया ACL बनाते हैं। जब हमने नया ACL अगर हमें बनाना है तो उसमें रिहैब में टाइम लगता है, रिकवरी में। लेकिन अगर हम रिपेयर करते हैं तो रिपेयर में हमारा जो है थाई मसल्स हमारी वीक नहीं होती है, बिकॉज हमने उसमें कोई एक्स्ट्रा टेंडन नहीं हुआ। तो दोस्तों फोकस हमारा हमेशा रिपेयर पे होता है और रिकंस्ट्रक्शन हमारा सेकेंड मोड ऑफ ट्रीटमेंट होता है। अब हम ये समझेंगे कि टाइमली ट्रीटमेंट लेने की इम्पॉर्टेंस क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक स्पोर्ट्स इंजरी है। स्पोर्ट्स इंजरी में क्या होता है, ये कोई फ्रैक्चर नहीं है कि आपकी हड्डी टूट गई तो अब आप जब तक वो ठीक नहीं होगा आप चल फिर नहीं सकते। स्पोर्ट्स इंजरीज में दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे लिगामेंट में टीयर होता है। लिगामेंट में टीयर होने की वजह से कुछ टाइम अगर हम रेस्ट करेंगे तो हमारे जोड़ में इंस्टेबिलिटी बनी रहेगी, लेकिन हमारा घूमना फिरना कभी बंद नहीं होगा। तो इसलिए कई लोग क्या सोचते हैं कि कोई बात नहीं, इंस्टेबिलिटी है तो हम चलने देते हैं और अभी ऑपरेशन नहीं कराते, जब बाद में कभी सोचेंगे। इस केसेस में दोस्तों क्या होता है, अगर आपका मेनिस्कस फटा हुआ है, तो जैसे मैंने आपको बताया था मेनिस्कस फटा हुआ है, अगर अपन कंटिन्यूसली मूवमेंट उस पर करे जा रहे हैं तो मेनिस्कस और ज़्यादा फटता जा रहा है। या फिर अगर हमारे क्रूशीट अंदर के ACL या PCL टूटा हुआ है और हम मूवमेंट करे जा रहे हैं तो हमारा घुटना अंदर ही अंदर ट्विस्ट मार के रगड़ मार रहा है। ये रगड़ मारने की वजह से सिक्वेंशियली आपका मेनिस्कस फाड़ सकता है। और अगर मेनिस्कस के बाद, मेनिस्कस तक तो ठीक है, हम फिर भी रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में ये हमारा जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज हमारे घुटने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमारा कार्टिलेज ख़राब हो गया तो दोस्तों ये इतनी आसानी से रीजनरेट नहीं होता है और हमारा घुटना बहुत जल्दी ख़राब होने लग जाता है। अगर घुटना हमारा ख़राब होने लग गया तो इस घुटने को हमें, जिन लोगों को 60 प्लस नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो हो सकता है दोस्तों हमें ये 30-35 साल की उम्र में ही पड़ने लग जाए, बिकॉज हमारा कार्टिलेज वेयर आउट होने लग जाता है। कार्टिलेज अगर वेयर आउट हो गया तो ये एक दूसरे पे अड़ने लग जाएगी हड्डियाँ और हमें रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों स्पोर्ट्स इंजरीज़ को, नी इंजरीज़, लिगामेंट इंजरीज़ को इग्नोर करना एक समझदारी वाला डिसीजन नहीं होता है, ये हमें समझना पड़ेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं
अब सर्जरी अगर करानी है तो सर्जरीज कौन कौन सी होती है? तो दोस्तों घुटने के लिगामेंट की सर्जरीज जो होती हैं वो आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, या फिर हम की होल सर्जरी उसको बोलते हैं। इसमें दूरबीन से हम ऑपरेशन करते हैं। इसमें आगे की तरफ से हम 2 छेद करते हैं, इन छेद की तरफ से ही अंदर दूरबीन जाती है, दूरबीन से ही हम देखते हैं और उसी से नया लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन करना है या फिर मेनिस्कस रिपेयर करना है या मेनिसेक्टमी करनी है तो हम उसी के थ्रू दूरबीन से ही सारा काम होता है। दूरबीन से ऑपरेशन करने के दोस्तों फ़ायदे, हमारी रिकवरी बेटर होती है, पेनलेस सर्जरी होती है, अब नेक्स्ट डे से हमारा मूवमेंट चालू हो जाता है और हमारे कोई स्कार्स भी नहीं आते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे, इसको हम आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी भी बोलते हैं। ये होती है आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी जो लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन हम करते हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे हाउ टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पोर्ट्स इंजरीज को ये तो हमने बात कर ली, हम कैसे उसको क्योर करें, कैसे हम उसको ट्रीट करें। अब दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उन लोगों के लिए जो स्पोर्ट्स में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि एक तो आपका स्पोर्ट्स खेलने का जो सरफेस है वो प्रॉपर होना चाहिए, स्मूथ सरफेस होना चाहिए, उसमें कोई भी तरह के गड्ढे नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज़, आपका वार्म अप होना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके नी जॉइंट के लिए। वार्म अप इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वार्म अप से ही हमारी बॉडी एक सिंक्रोनाइजेशन फॉर्म में किसी भी स्पोर्ट्स को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होती है। तो दोस्तों जब भी आप खेलें आप प्लीज़ प्रॉपर वार्म अप करें। आपका तीसरी बात, आपका फुटवेयर प्रॉपर होना चाहिए। फुटवेयर प्रॉपर होना चाहिए, फुटवेयर आपके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए और आपको आदत होनी चाहिए उस फुटवेयर की। ऐसा नहीं है आपको स्पोर्ट्स खेलना है, आपने नया जूता पर लिया और आप खेलने चले गए, ये आपकी इंजरी का एक कारण बन सकता है। और दोस्तों इम्पॉर्टेंट, फोर्थ एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ट्रेनिंग। आपको आपके गेम में ट्रेन होना ज़रूरी है, वो हेल्प करेगा ताकि आप अनवांटेड एक्टिविटी, अनवांटेड इंजरीज़ को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी बात जिस पे हम बात कर रहे थे आज। हो सकता, आई होप मैंने आपके टॉपिक्स को कवर, आपके क्वेरीज़ को शायद मैं कवर कर पाया हूँ। और ये थी हमारी घुटने के लिगामेंट की चोट के बारे में डिस्कशन। दोस्तों अगर आपके कोई सवाल हैं तो हम उसको लेने के लिए हैं। तो और दोस्तों इम्पॉर्टेंट तो यही था कि हम बेसिकली, मेरा आज का ये जो टॉपिक है ये मैं यही बोलना चाहता हूँ कि वी नीड टू बी फोकस्ड इन योर स्पोर्ट, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इन योर स्पोर्ट, और आप अपने गेम को समझें ताकि हम हमारी इंजरीज़ को प्रिवेंट कर सकें। और दोस्तों नीचे आप जब चाहें जब हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वील बी वेरी ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू। आप हमारा इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डालते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज़ के बारे में। हमारी जो नॉलेज है वो हम शेयर करने की कोशिश करते हैं। प्लस ये था टॉपिक। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मैं डॉक्टर क्षितिज सोनी, आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट, चांदनी हॉस्पिटल कोटा। बहुत दिनों से लाइव आया नहीं था, सोचा आज लाइव चलें और आपसे बात करें घुटने की स्पोर्ट्स इंजरीज़ के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि एथलीट्स के लिए फिट रहना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए हम एक एक टॉपिक कवर करेंगे। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे घुटने की, नी जॉइंट की। जैसा कि आप ये मॉडल देख रहे हैं, इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि ऊपर की हड्डी जो होती है, ये नी जॉइंट का मॉडल है। ऊपर वाली जो बोन है इसको हम फीमर कहते हैं, थाई बोन जो होती है। नीचे वाली जो लेग बोन होती है इसको हम टिबिया बोलते हैं। टिबिया के साइड में ही एक हड्डी होती है जिसको हम फिबुला बोलते हैं। और नी जॉइंट में आगे की तरफ जो एक गोल हड्डी होती है ये पटेला कहलाती है। अब इस नी जॉइंट को, जो कि एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, इस जॉइंट को पकड़ के रखने के लिए, इन हड्डियों को एक साथ पकड़ के रखने के लिए साइड में तो हमारे होते हैं कोलेटरल लिगामेंट। जैसे ये घुटना अगर आप देखेंगे तो ये बाहर की साइड है हमारे घुटने की, और ये हमारे घुटने का अंदर का पार्ट है। बाहर की साइड में जो होगा वो होगा लेटरल कोलेटरल लिगामेंट,
अंदर की तरफ जो होता है, ये जो लिगामेंट देख रहे हैं आप, इसको हम बोलते हैं मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। आगे की तरफ ये पटेला जो बोन है, इसको ऊपर से थाई की तरफ से जो टेंडन अटैच्ड होता है, इसको हम क्वाड्रिसेप्स टेंडन बोलते हैं। नीचे की तरफ ये टेंडन जब एक्सटेंड करता है तो इसको हम पटेला टेंडन बोलते हैं। अब हम चलते हैं घुटने की अंदर की तरफ। घुटने के अंदर की, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दो यहाँ पे गद्दीनुमा स्ट्रक्चर्स हैं हमारे घुटने के अंदर, ये कहलाते हैं मेनिस्कस। इन मेनिस्कस को हम शॉक एब्जॉर्बर्स भी बोलते हैं। मेनिस्कस के अलावा घुटने के अंदर हमारे आगे की तरफ ये लिगामेंट होता है जिसको हम ACL बोलते हैं, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। इसी तरह से एक लिगामेंट घुटने के पीछे की तरफ होता है जिसको हम PCL बोलते हैं, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। अब दोस्तों, ये सब लिगामेंट्स और मेनिस्कस देखने के बाद अब अपने को ये समझ में आ गया होगा कि इस पूरे जॉइंट को, बोन्स को, इनको साथ में पकड़ के रखने का जो काम है, जो साइड के कोलेटरल लिगामेंट्स होते हैं, वो हमारे घुटने में इसलिए होते हैं ताकि हमारा घुटना साइडवेज मूवमेंट ना हो। इसको स्टेबलाइज करने के लिए हमने ये हमारे कोलेटरल लिगामेंट्स होते हैं, और हमारे नी जॉइंट को आगे पीछे ना हो, इसके लिए अंदर वाले जो लिगामेंट्स हैं, क्रूशिएट लिगामेंट, एंटीरियर और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स होते हैं। और हमारे घुटने के अंदर ये जो मेनिस्कस हैं, ये शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं। ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बोन्स पे जो कार्टिलेज होता है। यहाँ पे एक परत आप लोगों को दिखती है, ये कार्टिलेज कहलाती है। इस कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे घुटने के अंदर मेनिस्कस होते हैं ताकि ये शॉक एब्जॉर्बर्स का काम करें और हमारा कार्टिलेज रीजनरेट घुटने का ना हो। ये समझा हमने नी जॉइंट का मॉडल। अब दोस्तों, स्पोर्ट्स इंजरीज में क्या होता है? स्पोर्ट्स इंजरीज बेसिकली वो इंजरीज हैं जिसमें किसी भी मूवमेंट की, एबनॉर्मल मूवमेंट की वजह से हमारे या तो इन बोन्स में चोट लगे, बोन्स में अगर आप चोट लगते हैं तो उसको फ्रैक्चर्स बोलते हैं। सपोज आपके नी जॉइंट में चोट लगी लेकिन आपकी बोन्स इंटैक्ट है, लेकिन आपके नी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो हो सकता है आपके या तो कोलेटरल्स में इंजरी हो, अंदर मेनिस्कस में इंजरी हो, या फिर आपके अंदर जो लिगामेंट है उसकी कोई इंजरी हो। इसको स्पोर्ट्स के टाइम पे होने वाली इंजरीज इसलिए कहा जाता है बिकॉज स्पोर्ट्स में हमारे एबनॉर्मल मूवमेंट्स जो होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, बिकॉज हमारा सारा फोकस जो है वो स्पोर्ट्स पे होता है। अब सपोज कीजिए आपको इंजरी हो गई, आप खेल रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, कोई भी आप गेम खेल रहे हैं और उसको खेलते खेलते आपको इंजरी हो गई। अब एकदम से आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल हो। कई सेंटर्स पे अवेलेबल होते हैं, अगर वो होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है तो इस केस में आप खुद एक फर्स्ट एड की तरह क्या करना चाहिए, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखें कि आपको जैसे ही इंजरी हुई, इंजरी होते ही से अगर वो थोड़ी सी इंजरी है या ज़्यादा है, आप उसको, गेम को वहीं स्टॉप करें, गेम को आगे ना लेके जाएं। मीन्स ऐसा नहीं है कि आपको चोट लगी है और आप खेलना चालू रख रहे हैं। उस केस में दोस्तों ऐसा हो सकता है कि हमारी जो छोटी सी चोट है हम उसको इग्नोर करने की वजह से उसको बड़ा कर दें। इसीलिए जैसे ही आपको स्पोर्ट्स खेलते टाइम आपको लगता है कि आपके कुछ दर्द हुआ या कोई जर्क आया, तो उसी समय अपना गेम रोक दें, बिकॉज हमारा मोटो है उस गेम को कंप्लीट करना नहीं, हमारा मोटो है हमारी स्पोर्ट्स लाइफ को कंटिन्यू करना, और हम नहीं चाहते किसी भी तरह के मूवमेंट से हमारा स्पोर्ट्स प्रभावित हो। ठीक है, तो अब उसके बाद हम स्पोर्ट्स से रेस्ट लेंगे, जल्दी से हम गेम से बाहर आ जाएं, रेस्ट लें, अपने नी को प्रोटेक्ट करें, उस पर आइस अप्लाई करें, बर्फ़ का उस पर सेक कर सकते हैं। हॉट वाटर बैग का सेक ना करें, ये बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन होता है कि हमें आइस लगानी चाहिए या हॉट बैग लगाना चाहिए। तो दोस्तों, एक्यूट इंजरीज़ में हमें कभी भी हॉट बैग नहीं लगाना चाहिए, वी शुड ऑलवेज गो फॉर आइस बैग्स। उसके बाद हमें कंप्रेशन बैंडेज उस पर अप्लाई करना चाहिए, आप लोगों के पास होती है या फिर नहीं है तो क्रैप बैंडेज आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, क्रैप बैंडेज आप यूज़ करें और अपने लिम्ब को एलिवेट करके रहें। लिम्ब को एलिवेट करके रखेंगे तो स्वेलिंग कम होगी, जितना जल्दी स्वेलिंग कम होगी मूवमेंट्स आपके रिकवर होने के चांसेस उतने ज़्यादा हैं, बिकॉज स्वेलिंग होती है इन्फ्लेमेशन की वजह से, और अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो आपका मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी और स्वेलिंग आपकी बनी रहेगी। ये रही फर्स्ट एड की बात। अब जैसे ही आपको चोट लगती है तो आप अपने डॉक्टर्स के पास विजिट करते हैं। नी जॉइंट में बेसिकली
हमें जो मोड ऑफ इन्वेस्टिगेशंस हैं, या तो हम पेशेंट को एग्जामिन करें, एग्जामिन करने के अलावा हम देखें पेशेंट में। फिजिकल एग्जामिनेशन एक डॉक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बट एक्यूट इंजरीज में हमने देखा है कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है पेशेंट को एग्जामिन करना, बिकॉज उसको इन्फ्लेमेशन होती है, हल्का सा हाथ लगाते ही बहुत उसको पेनफुल होता है। तो इस केस में दो इन्वेस्टिगेशंस हम प्रेफर करते हैं, एक होता है एक्सरे, दूसरा होता है एमआरआई। अब दोस्तों ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला टॉपिक हो जाता है कई लोगों के लिए। लोग बोलते हैं कि हमने जब एक्सरे करा लिया, हमारे एक्सरे में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्यों एमआरआई कराना चाहते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ हमें समझनी होगी कि एक्सरे और एमआरआई ये दोनों डिफरेंट मॉडलिटीज़ हैं। एक्सरे एक 2 डायमेंशन पिक्चर देता है। अगर सपोज कीजिए मैंने नी जॉइंट का एक्सरे आपका करवाया है, तो एक मेरे को जो व्यू मिलेगा वो एक आगे से पीछे का या पीछे से आगे का व्यू मिलेगा, और दूसरा एक मुझे इस साइड से इधर का या इधर से इधर का व्यू मिलेगा। तो इसमें मेरे को कभी भी 3 डायमेंशनल पिक्चर्स एक्सरे में नहीं मिलती है। तो दोस्तों जब भी हम एक्सरे की सलाह देते हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि कहीं आपका कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपका माइनर फ्रैक्चर हो तो भी आप चल फिर सकते हैं, तो हो सकता है कि माइनर फ्रैक्चर हो फिर भी आप चल पा रहे हैं। तो एक तो एक्सरे करा के देखना होता है। सेकंड चीज़ हम इसमें जो हमारा मेन इन्वेस्टिगेशन होता है वो होता है एमआरआई। दोस्तों एमआरआई जो है वो हमारे एक पर्टिकुलर जॉइंट की होती है, और इसमें हमें 3 डायमेंशनल पिक्चर मिलती है, प्लस हमें इसमें सेक्शंस मिल जाते हैं। तो इसके अंदर अगर हम एमआरआई कराएंगे तो हमें एक एक सेक्शन दिखेगा, और हमें आपके उसके अंदर लिगामेंट्स, मेनिस्कस, कोलेट्रल्स सब हमें क्लियरली विजिबल हो सकते हैं। और हमें ये हेल्प मिलती है समझने के लिए कि आपके इंजरी बेसिकली किस पार्ट में हुई है और किस में नहीं हुई। अब हमने एमआरआई हो गई है। एमआरआई होने के बाद सपोज कीजिए आपके टीयर आया, आपके जो अंदर लिगामेंट हैं जिनको हम क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, एसीएल या पीसीएल। अगर आपके पीसीएल या एसीएल में टीयर आया, तो अगर या तो आपका कंप्लीट टीयर है, तो दोस्तों मैं आपको ये कन्फ्यूजन आपके दिमाग से दूर कर दूं, कंप्लीट टीयर एसीएल और पीसीएल का अपने आप हील नहीं होता है। आपने को सर्जरी उसके लिए जाना ही पड़ता है, सर्जिकल इंटरवेंशन की उसमें ज़रूरत होती है। लेकिन हाँ, अगर आपका टीयर पार्शियल है या इनकम्प्लीट है या माइनर टीयर्स हैं अगर आपके फाइबर्स में एसीएल के और पीसीएल के, तो हम उसको कंजर्व कर सकते हैं, और उसमें पीआरपी इंजेक्शन के थ्रू हम उसके हीलिंग के चांसेस बढ़ा सकते हैं। ये हुई एसीएल क्रूशिएट्स की बात। अगला हम चलते हैं मेनिस्कस पे। मेनिस्कस जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये गद्दीनुमा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि शॉक एब्जॉर्बर्स का हमारे घुटने में काम करते हैं। अगर मेनिस्कस में आपके टीयर है, तो मेनिस्कस टीयर अगर ग्रेड 1, ये अलग अलग ग्रेड्स में होते हैं, ग्रेड 1, 2 या 3। अगर ग्रेड 1 टीयर है तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर इन द सेंस हम इसको रिहैब से ही ठीक कर सकते हैं, आपको फिजियोथेरेपी पे डाल के, रेस्ट आपको एडवाइस करके। लेकिन दोस्तों अगर ग्रेड 3 कंप्लीट टीयर ऑफ मेनिस्कस है, तो ये हमें समझना होगा कि मेनिस्कस टीयर अपने आप हील नहीं होगा। दोस्तों इसमें ऐसा है कि अगर मेनिस्कस थोड़ा सा भी फटा हुआ है, और अगर हम उस पर कुछ दिन रेस्ट करने के बाद हम हमारे मूवमेंट्स वापस स्टार्ट कर देते हैं, तो दोस्तों ये देखिए जब अपन चलते हैं तो हमारी ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी, ऊपर वाली हड्डी इस पर रगड़ मारती है। ये जो रगड़ मारने वाला मूवमेंट है, ऐसा हो सकता है बिकॉज ये बहुत ही फ्लिम्जी स्ट्रक्चर है मेनिस्कस। अगर ये गद्दी हमारी इसमें फंस गई तो ये फंस के उसको और फाड़ देगी। और मैंने जैसे आपको पहले बताया था, हम हमारी छोटी सी चोट को किसी को भी बड़ा ना होने दें, ये हमारे किसी भी जॉइंट के लिए बेटर है। तो अगर हमारा ग्रेड 1 या ग्रेड 2 टीयर है, तो हम पीआरपी से उसको ट्रीट कर सकते हैं। पीआरपी, रिहैब और आपकी प्रॉपर रेस्ट से हम उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्रेड 3 कंप्लीट टीयर है, मीडियल या लेटरल मेनिस्कस का, तो हमें सर्जिकल इंटरवेंशन की उसमें ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको एक और बात बताना भूल गया लिगामेंट के बारे में। अगर एसीएल या पीसीएल, इसमें अब समझने वाली बात यह है कि क्या हमें ये नया रिकंस्ट्रक्ट ही करना पड़ता है, या हम इसको एसीएल या पीसीएल को रिपेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सिर्फ उन्हीं केसेस में हम करते हैं जहाँ पे हमारा जो टीयर है वो फीमर के पास से है, मतलब ऊपर की फीमोरल अटैचमेंट की तरफ से अगर ये टीयर होता है तो ही हम इसको रिपेयर करते हैं। बिकॉज बहुत सी स्टडीज़ ने ये देखा गया है कि वो
फीमोरल अटैचमेंट से टियर हुआ ही रिपेयर होने में सक्सेसफुल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ACL रिपेयर अगर हमने करना है तो ये एक्यूट फेज में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम 2 महीने बाद सोचें कि हमारा टियर का हम अब रिपेयर करा लेते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट 3 वीक्स ऑफ इंजरी के अंदर ही रिपेयर पॉसिबल है, उसके बाद रिपेयर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट चीज़, रिपेयर या रिकंस्ट्रक्शन। दोस्तों जैसा मैंने बताया, अगर बीच में से इंटरसब्सटेंस टियर है या नीचे से टियर है तो वो तो हमें रिकंस्ट्रक्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर ऊपर से टियर है फिर भी हम रिपेयर सोचें या रिकंस्ट्रक्ट सोचें। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, जैसे ही हमारे चोट लग जाती है तो हमें अगर रिकंस्ट्रक्ट करना है तो उसमें हमें हैमस्ट्रिंग टेंडन्स या BTB टेंडन या पटेलर टेंडन हमें लेना पड़ता है। उससे हम रिकंस्ट्रक्ट करके नया ACL बनाते हैं। जब हमने नया ACL अगर हमें बनाना है तो उसमें रिहैब में टाइम लगता है, रिकवरी में। लेकिन अगर हम रिपेयर करते हैं तो रिपेयर में हमारा जो है थाई मसल्स हमारी वीक नहीं होती है, बिकॉज हमने उसमें कोई एक्स्ट्रा टेंडन नहीं हुआ। तो दोस्तों फोकस हमारा हमेशा रिपेयर पे होता है और रिकंस्ट्रक्शन हमारा सेकेंड मोड ऑफ ट्रीटमेंट होता है। अब हम ये समझेंगे कि टाइमली ट्रीटमेंट लेने की इम्पॉर्टेंस क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक स्पोर्ट्स इंजरी है। स्पोर्ट्स इंजरी में क्या होता है, ये कोई फ्रैक्चर नहीं है कि आपकी हड्डी टूट गई तो अब आप जब तक वो ठीक नहीं होगा आप चल फिर नहीं सकते। स्पोर्ट्स इंजरीज में दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे लिगामेंट में टियर होता है। लिगामेंट में टियर होने की वजह से कुछ टाइम अगर हम रेस्ट करेंगे तो हमारे जोड़ में इंस्टेबिलिटी बनी रहेगी, लेकिन हमारा घूमना फिरना कभी बंद नहीं होगा। तो इसलिए कई लोग क्या सोचते हैं कि कोई बात नहीं, इंस्टेबिलिटी है तो हम चलने देते हैं और अभी ऑपरेशन नहीं कराते, जब बाद में कभी सोचेंगे। इस केसेस में दोस्तों क्या होता है, अगर आपका मेनिस्कस फटा हुआ है, तो जैसे मैंने आपको बताया था मेनिस्कस फटा हुआ है, अगर अपन कंटिन्यूसली मूवमेंट उस पर करे जा रहे हैं तो मेनिस्कस और ज़्यादा फटता जा रहा है। या फिर अगर हमारे क्रूशीट अंदर के ACL या PCL टूटा हुआ है और हम मूवमेंट करे जा रहे हैं तो हमारा घुटना अंदर ही अंदर ट्विस्ट मार के रगड़ मार रहा है। ये रगड़ मारने की वजह से सिक्वेंशियली आपका मेनिस्कस फाड़ सकता है, और अगर मेनिस्कस के बाद, मेनिस्कस तक तो ठीक है, हम फिर भी रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में ये हमारा जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज हमारे घुटने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमारा कार्टिलेज ख़राब हो गया तो दोस्तों ये इतनी आसानी से रीजनरेट नहीं होता है और हमारा घुटना बहुत जल्दी ख़राब होने लग जाता है। अगर घुटना हमारा ख़राब होने लग गया तो इस घुटने को हमें, जिन लोगों को 60 प्लस नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो हो सकता है दोस्तों हमें ये 30-35 साल की उम्र में ही पड़ने लग जाए, बिकॉज हमारा कार्टिलेज वेयर आउट होने लग जाता है। कार्टिलेज अगर वेयर आउट हो गया तो ये एक दूसरे पे अड़ने लग जाएगी हड्डियाँ, और हमें रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों स्पोर्ट्स इंजरीज़ को, नी इंजरीज़, लिगामेंट इंजरीज़ को इग्नोर करना एक समझदारी वाला डिसीजन नहीं होता है, ये हमें समझना पड़ेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं, अब सर्जरी अगर करानी है तो सर्जरीज कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों घुटने के लिगामेंट की सर्जरीज जो होती हैं वो आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, या फिर हम की होल सर्जरी उसको बोलते हैं। इसमें दूरबीन से हम ऑपरेशन करते हैं। इसमें आगे की तरफ से हम 2 छेद करते हैं, इन छेद की तरफ से ही अंदर दूरबीन जाती है, दूरबीन से ही हम देखते हैं, और उसी से नया लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन करना है या फिर मेनिस्कस रिपेयर करना है या मेनिसेक्टमी करनी है तो हम उसी के थ्रू, दूरबीन से ही सारा काम होता है। दूरबीन से ऑपरेशन करने के दोस्तों फ़ायदे, हमारी रिकवरी बेटर होती है, पेनलेस सर्जरी होती है, अब नेक्स्ट डे से हमारा मूवमेंट चालू हो जाता है और हमारे कोई स्कार्स भी नहीं आते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे, इसको हम आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी भी बोलते हैं। ये होती है आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी जो लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन हम करते हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे हाउ टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पोर्ट्स इंजरीज को, ये तो हमने बात कर ली, हम कैसे उसको क्योर करें, कैसे हम उसको ट्रीट करें। अब दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उन लोगों के लिए जो स्पोर्ट्स में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि एक तो आपका स्पोर्ट्स खेलने का जो सरफेस है वो प्रॉपर होना चाहिए, स्मूथ सरफेस होना चाहिए, उसमें कोई भी तरह के गड्ढे नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज़, आपका वार्म अप होना
बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके नी जॉइंट के लिए। वार्म अप इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वार्म अप से ही हमारी बॉडी एक सिंक्रोनाइजेशन फॉर्म में किसी भी स्पोर्ट्स को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होती है। तो दोस्तों जब भी आप खेलें आप प्लीज़ प्रॉपर वार्म अप करें। आपका तीसरी बात, आपका फुटवेयर प्रॉपर होना चाहिए। फुटवेयर प्रॉपर होना चाहिए, फुटवेयर आपके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए और आपको आदत होनी चाहिए उस फुटवेयर की। ऐसा नहीं है आपको स्पोर्ट्स खेलना है, आपने नया जूता पर लिया और आप खेलने चले गए, ये आपकी इंजरी का एक कारण बन सकता है। और दोस्तों इम्पॉर्टेंट, फोर्थ एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ट्रेनिंग। आपको आपके गेम में ट्रेन होना ज़रूरी है, वो हेल्प करेगा ताकि आप अनवांटेड एक्टिविटी, अनवांटेड इंजरीज़ को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी बात जिस पे हम बात कर रहे थे आज। हो सकता, आई होप मैंने आपके टॉपिक्स को कवर, आपके क्वेरीज़ को शायद मैं कवर कर पाया हूँ। और ये थी हमारी घुटने के लिगामेंट की चोट के बारे में डिस्कशन। दोस्तों अगर आपके कोई सवाल हैं तो हम उसको लेने के लिए हैं। तो और दोस्तों इम्पॉर्टेंट तो यही था कि हम बेसिकली, मेरा आज का ये जो टॉपिक है ये मैं यही बोलना चाहता हूँ कि वी नीड टू बी फोकस्ड इन योर स्पोर्ट, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इन योर स्पोर्ट, और आप अपने गेम को समझें ताकि हम हमारी इंजरीज़ को प्रिवेंट कर सकें। और दोस्तों नीचे आप जब चाहें जब हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वील बी वेरी ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू। आप हमारा इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डालते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज़ के बारे में। हमारी जो नॉलेज है वो हम शेयर करने की कोशिश करते हैं। प्लस ये था टॉपिक। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मैं डॉक्टर क्षितिज सोनी, आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट, चांदनी हॉस्पिटल कोटा। बहुत दिनों से लाइव आया नहीं था, सोचा आज लाइव चलें और आपसे बात करें घुटने की स्पोर्ट्स इंजरीज़ के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि एथलीट्स के लिए फ़िट रहना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए हम एक एक टॉपिक कवर करेंगे। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे घुटने की, नी जॉइंट की। जैसा कि आप ये लोग ये मॉडल देख रहे हैं, इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि ऊपर की हड्डी जो होती है, ये नी जॉइंट का मॉडल है। ऊपर वाली जो बोन है इसको हम फीमर कहते हैं, थाई बोन जो होती है। नीचे वाली जो लेग बोन होती है इसको हम टिबिया बोलते हैं। टिबिया के साइड में ही एक हड्डी होती है जिसको हम फिबुला बोलते हैं। और नी जॉइंट में आगे की तरफ जो एक गोल हड्डी होती है ये पटेला कहलाती है। अब इस नी जॉइंट को, जो कि एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, इस जॉइंट को पकड़ के रखने के लिए, इन हड्डियों को एक साथ पकड़ के रखने के लिए साइड में तो हमारे होते हैं कोलेटरल लिगामेंट। जैसे ये घुटना अगर आप देखेंगे तो ये बाहर की साइड है हमारे घुटने की, और ये हमारे घुटने का अंदर का पार्ट है। बाहर की साइड में जो होगा वो होगा लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। अंदर की तरफ जो होता है, ये जो लिगामेंट देख रहे हैं आप, इसको हम बोलते हैं मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। आगे की तरफ ये पटेला जो बोन है, इसको ऊपर से थाई की तरफ से जो टेंडन अटैच्ड होता है इसको हम क्वाड्रिसेप्स टेंडन बोलते हैं। नीचे की तरफ ये टेंडन जब एक्सटेंड करता है तो इसको हम पटेला टेंडन बोलते हैं। अब हम चलते हैं घुटने की अंदर की तरफ। घुटने के अंदर की, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दो यहाँ पे गद्दीनुमा स्ट्रक्चर्स हैं हमारे घुटने के अंदर, ये कहलाते हैं मेनिस्कस। इन मेनिस्कस को हम शॉक एब्जॉर्बर्स भी बोलते हैं। मेनिस्कस के अलावा घुटने के अंदर हमारे आगे की तरफ ये लिगामेंट होता है जिसको हम ACL बोलते हैं, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। इसी तरह से एक लिगामेंट घुटने के पीछे की तरफ होता है जिसको हम PCL बोलते हैं, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। अब दोस्तों ये सब लिगामेंट्स और मेनिस्कस देखने के बाद अब अपने को ये समझ में आ गया होगा कि इस पूरे जॉइंट को, बोन्स को, इनको साथ में पकड़ के रखने का जो काम है, जो साइड के कोलेटरल लिगामेंट्स होते हैं वो हमारे घुटने में इसलिए होते हैं ताकि हमारा घुटना साइडवेज मूवमेंट ना हो। इसको स्टेबलाइज करने के लिए हमने ये, हमारे कोलेटरल लिगामेंट्स होते हैं, और हमारे नी जॉइंट को आगे पीछे ना हो इसके लिए अंदर वाले जो लिगामेंट्स हैं, क्रूशिएट लिगामेंट, एंटीरियर और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स होते हैं।
और हमारे घुटने के अंदर ये जो मेनिस्कस हैं, ये शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बोन्स पे। जो कार्टिलेज होता है, यहाँ पे एक परत आप लोगों को दिखती है, ये कार्टिलेज कहलाती है। इस कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे घुटने के अंदर मेनिस्कस होते हैं, ताकि ये शॉक एब्जॉर्बर्स का काम करें और हमारा कार्टिलेज रीजनरेट घुटने का ना हो। ये समझा हमने नी जॉइंट का मॉडल। अब दोस्तों, स्पोर्ट्स इंजरीज में क्या होता है? स्पोर्ट्स इंजरीज बेसिकली वो इंजरीज हैं जिसमें किसी भी मूवमेंट की, एबनॉर्मल मूवमेंट की वजह से हमारे या तो इन बोन्स में चोट लगे, बोन्स में अगर आप चोट लगते हैं तो उसको फ्रैक्चर्स बोलते हैं। सपोज आपके नी जॉइंट में चोट लगी लेकिन आपकी बोन्स इंटैक्ट है, लेकिन आपके नी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो हो सकता है आपके या तो कोलेट्रल्स में इंजरी हो, अंदर मेनिस्कस में इंजरी हो, या फिर आपके अंदर जो लिगामेंट है उसकी कोई इंजरी हो। इसको स्पोर्ट्स के टाइम पे होने वाली इंजरीज इसलिए कहा जाता है बिकॉज स्पोर्ट्स में हमारे एबनॉर्मल मूवमेंट्स जो होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, बिकॉज हमारा सारा फोकस जो है वो स्पोर्ट्स पे होता है। अब सपोज कीजिए आपको इंजरी हो गई, आप खेल रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, कोई भी आप गेम खेल रहे हैं और उसको खेलते खेलते आपको इंजरी हो गई। अब एकदम से आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल हो। कई सेंटर्स पे अवेलेबल होते हैं, अगर वो होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है तो इस केस में आप खुद एक फर्स्ट एड की तरह क्या करना चाहिए, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखें कि आपको जैसे ही इंजरी हुई, इंजरी होते ही से अगर वो थोड़ी सी इंजरी है या ज़्यादा है, आप उसको गेम को वहीं स्टॉप करें, गेम को आगे ना लेके जाएं। मीन्स ऐसा नहीं है कि आपको चोट लगी है और आप खेलना चालू रख रहे हैं। उस केस में दोस्तों ऐसा हो सकता है कि हमारी जो छोटी सी चोट है हम उसको इग्नोर करने की वजह से उसको बड़ा कर दें। इसीलिए जैसे ही आपको स्पोर्ट्स खेलते टाइम आपको लगता है कि आपके कुछ दर्द हुआ या कोई जर्क आया, तो उसी समय अपना गेम रोक दें। बिकॉज हमारा मोटो है उस गेम को कंप्लीट करना नहीं, हमारा मोटो है हमारी स्पोर्ट्स लाइफ को कंटिन्यू करना, और हम नहीं चाहते किसी भी तरह के मूवमेंट से हमारा स्पोर्ट्स प्रभावित हो। ठीक है, तो अब उसके बाद हम स्पोर्ट्स से रेस्ट लेंगे, जल्दी से हम गेम से बाहर आ जाएं, रेस्ट लें, अपने नी को प्रोटेक्ट करें, उस पर आइस अप्लाई करें, बर्फ़ का उस पर सेक कर सकते हैं। हॉट वाटर बैग का सेक ना करें, ये बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन होता है कि हमें आइस लगानी चाहिए या हॉट बैग लगाना चाहिए। तो दोस्तों, एक्यूट इंजरीज़ में हमें कभी भी हॉट बैग नहीं लगाना चाहिए, वी शुड ऑलवेज गो फॉर आइस बैग्स। उसके बाद हमें कंप्रेशन बैंडेज उस पर अप्लाई करना चाहिए। आप लोगों के पास होती है या फिर नहीं है तो क्रैप बैंडेज आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, क्रैप बैंडेज आप यूज़ करें और अपने लिम्ब को एलिवेट करके रहें। लिम्ब को एलिवेट करके रखेंगे तो स्वेलिंग कम होगी, जितना जल्दी स्वेलिंग कम होगी मूवमेंट्स आपके रिकवर होने के चांसेस उतने ज़्यादा हैं। बिकॉज स्वेलिंग होती है इन्फ्लेमेशन की वजह से, और अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो आपका मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी और स्वेलिंग आपकी बनी रहेगी। ये रही फर्स्ट एड की बात। अब जैसे ही आपको चोट लगती है तो आप अपने डॉक्टर्स के पास विजिट करते हैं। नी जॉइंट में बेसिकली हमें जो मोड ऑफ इन्वेस्टिगेशंस हैं, या तो हम पेशेंट को एग्जामिन करें, एग्जामिन करने के अलावा हम देखें पेशेंट में फिजिकल एग्जामिनेशन एक डॉक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बट एक्यूट इंजरीज़ में हमने देखा है कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है पेशेंट को एग्जामिन करना, बिकॉज उसको इन्फ्लेमेशन होती है, हल्का सा हाथ लगाते ही बहुत उसको पेनफुल होता है। तो इस केस में दो इन्वेस्टिगेशंस हम प्रेफर करते हैं, एक होता है एक्सरे, दूसरा होता है एमआरआई। अब दोस्तों, ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला टॉपिक हो जाता है कई लोगों के लिए। लोग बोलते हैं कि हमने जब एक्सरे करा लिया, हमारे एक्सरे में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्यों एमआरआई कराना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ हमें समझनी होगी कि एक्सरे और एमआरआई ये दोनों डिफरेंट मॉडलिटीज़ हैं। एक्सरे एक 2 डायमेंशन पिक्चर देता है। अगर सपोज कीजिए मैंने नी जॉइंट का एक्सरे आपका करवाया है, तो एक मेरे को जो व्यू मिलेगा वो एक आगे से पीछे का या पीछे से आगे का व्यू मिलेगा, और दूसरा एक मुझे इस साइड से इधर का या इधर से इधर का व्यू मिलेगा। तो इसमें मेरे को कभी भी 3 डायमेंशनल पिक्चर्स एक्सरे में नहीं मिलती है। तो दोस्तों, जब भी हम एक्सरे की सलाह देते हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि कहीं आपका कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपका माइनर फ्रैक्चर हो तो भी आप चल फिर सकते हैं, तो हो सकता है कि माइनर फ्रैक्चर हो फिर भी आप चल पा रहे हैं। तो एक तो एक्सरे करा के देखना होता है। सेकंड चीज़ हम इसमें जो हमारा मेन इन्वेस्टिगेशन होता है वो होता है एमआरआई। दोस्तों, एमआरआई जो है वो हमारे
एक पर्टिकुलर जॉइंट की होती है, और इसमें हमें 3 डायमेंशनल पिक्चर मिलती है, प्लस हमें इसमें सेक्शंस मिल जाते हैं। तो इसके अंदर अगर हम एमआरआई कराएंगे तो हमें एक एक सेक्शन दिखेगा, और हमें आपके उसके अंदर लिगामेंट्स, मेनिस्कस, कोलेट्रल्स सब हमें क्लियरली विजिबल हो सकते हैं। और हमें ये हेल्प मिलती है समझने के लिए कि आपके इंजरी बेसिकली किस पार्ट में हुई है और किस में नहीं हुई। अब हमने एमआरआई हो गई है। एमआरआई होने के बाद सपोज कीजिए आपके टीयर आया, आपके जो अंदर लिगामेंट हैं जिनको हम क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, एसीएल या पीसीएल। अगर आपके पीसीएल या एसीएल में टीयर आया तो अगर या तो आपका कंप्लीट टीयर है, तो दोस्तों मैं आपको ये कन्फ्यूजन आपके दिमाग से दूर कर दूं, कंप्लीट टीयर एसीएल और पीसीएल का अपने आप हील नहीं होता है। आपने को सर्जरी उसके लिए जाना ही पड़ता है, सर्जिकल इंटरवेंशन की उसमें ज़रूरत होती है। लेकिन हाँ, अगर आपका टीयर पार्शियल है या इनकम्प्लीट है या माइनर टीयर्स हैं अगर आपके फाइबर्स में एसीएल के और पीसीएल के, तो हम उसको कंजर्व कर सकते हैं और उसमें पीआरपी इंजेक्शन के थ्रू हम उसके हीलिंग के चांसेस बढ़ा सकते हैं। ये हुई एसीएल क्रूशिएट्स की बात। अगला हम चलते हैं मेनिस्कस पे। मेनिस्कस जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये गद्दीनुमा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि शॉक एब्जॉर्बर्स का हमारे घुटने में काम करते हैं। अगर मेनिस्कस में आपके टीयर है तो मेनिस्कस टीयर अगर ग्रेड 1, ये अलग अलग ग्रेड्स में होते हैं, ग्रेड 1, 2 या 3। अगर ग्रेड 1 टीयर है तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर इन द सेंस हम इसको रिहैब से ही ठीक कर सकते हैं, आपको फिजियोथेरेपी पे डाल के, रेस्ट आपको एडवाइस करके। लेकिन दोस्तों अगर ग्रेड 3 कंप्लीट टीयर ऑफ मेनिस्कस है तो ये हमें समझना होगा कि मेनिस्कस टीयर अपने आप हील नहीं होगा। दोस्तों इसमें ऐसा है कि अगर मेनिस्कस थोड़ा सा भी फटा हुआ है और अगर हम उस पर कुछ दिन रेस्ट करने के बाद हम हमारे मूवमेंट्स वापस स्टार्ट कर देते हैं, तो दोस्तों ये देखिए जब अपन चलते हैं तो हमारी ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी, ऊपर वाली हड्डी इस पर रगड़ मारती है। ये जो रगड़ मारने वाला मूवमेंट है, ऐसा हो सकता है बिकॉज ये बहुत ही फ्लिम्जी स्ट्रक्चर है मेनिस्कस। अगर ये गद्दी हमारी इसमें फंस गई तो ये फंस के उसको और फाड़ देगी। और मैंने जैसे आपको पहले बताया था, हम हमारी छोटी सी चोट को किसी को भी बड़ा ना होने दें, ये हमारे किसी भी जॉइंट के लिए बेटर है। तो अगर हमारा ग्रेड 1 या ग्रेड 2 टीयर है तो हम पीआरपी से उसको ट्रीट कर सकते हैं। पीआरपी, रिहैब और आपकी प्रॉपर रेस्ट से हम उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्रेड 3 कंप्लीट टीयर है, मीडियल या लेटरल मेनिस्कस का, तो हमें सर्जिकल इंटरवेंशन की उसमें ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको एक और बात बताना भूल गया लिगामेंट के बारे में। अगर एसीएल या पीसीएल, इसमें अब समझने वाली बात यह है कि क्या हमें ये नया रिकंस्ट्रक्ट ही करना पड़ता है या हम इसको एसीएल या पीसीएल को रिपेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सिर्फ उन्हीं केसेस में हम करते हैं जहाँ पे हमारा जो टीयर है वो फीमर के पास से है, मतलब ऊपर की फीमोरल अटैचमेंट की तरफ से अगर ये टीयर होता है तो ही हम इसको रिपेयर करते हैं। बिकॉज बहुत सी स्टडीज़ ने ये देखा गया है कि वो फीमोरल अटैचमेंट से टीयर हुआ ही रिपेयर होने में सक्सेसफुल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एसीएल रिपेयर अगर हमने करना है तो ये एक्यूट फेज में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम 2 महीने बाद सोचें कि हमारा टीयर का हम अब रिपेयर करा लेते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट 3 वीक्स ऑफ इंजरी के अंदर ही रिपेयर पॉसिबल है, उसके बाद रिपेयर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट चीज़, रिपेयर या रिकंस्ट्रक्शन। दोस्तों जैसा मैंने बताया, अगर बीच में से इंटरसब्सटेंस टीयर है या नीचे से टीयर है तो वो तो हमें रिकंस्ट्रक्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ऊपर से टीयर है फिर भी हम रिपेयर सोचें या रिकंस्ट्रक्ट सोचें, तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, जैसे ही हमारे चोट लग जाती है तो हमें अगर रिकंस्ट्रक्ट करना है तो उसमें हमें हैमस्ट्रिंग टेंडन्स या बीटीबी टेंडन या पटेलर टेंडन हमें लेना पड़ता है। उससे हम रिकंस्ट्रक्ट करके नया एसीएल बनाते हैं। जो जब हमने नया एसीएल अगर हमें बनाना है तो उसमें रिहैब में टाइम लगता है, रिकवरी में। लेकिन अगर हम रिपेयर करते हैं तो रिपेयर में हमारा जो है थाई मसल्स हमारी वीक नहीं होती है, बिकॉज हमने उसमें कोई एक्स्ट्रा टेंडन नहीं हुआ। तो दोस्तों फोकस हमारा हमेशा रिपेयर पे होता है और रिकंस्ट्रक्शन हमारा सेकेंड मोड ऑफ ट्रीटमेंट होता है। अब हम ये समझेंगे कि टाइमली ट्रीटमेंट लेने की इम्पॉर्टेंस क्या है।
जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक स्पोर्ट्स इंजरी है। स्पोर्ट्स इंजरी में क्या होता है, ये कोई फ्रैक्चर नहीं है कि आपकी हड्डी टूट गई तो अब आप जब तक वो ठीक नहीं होगा आप चल फिर नहीं सकते। स्पोर्ट्स इंजरीज में दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे लिगामेंट में टियर होता है। लिगामेंट में टियर होने की वजह से कुछ टाइम अगर हम रेस्ट करेंगे तो हमारे जोड़ में इंस्टेबिलिटी बनी रहेगी, लेकिन हमारा घूमना फिरना कभी बंद नहीं होगा। तो इसलिए कई लोग क्या सोचते हैं कि कोई बात नहीं, इंस्टेबिलिटी है तो हम चलने देते हैं और अभी ऑपरेशन नहीं कराते, जब बाद में कभी सोचेंगे। इस केसेस में दोस्तों क्या होता है, अगर आपका मेनिस्कस फटा हुआ है, तो जैसे मैंने आपको बताया था मेनिस्कस फटा हुआ है, अगर अपन कंटिन्यूसली मूवमेंट उस पर करे जा रहे हैं तो मेनिस्कस और ज़्यादा फटता जा रहा है। या फिर अगर हमारे क्रूशीट अंदर के ACL या PCL टूटा हुआ है और हम मूवमेंट करे जा रहे हैं तो हमारा घुटना अंदर ही अंदर ट्विस्ट मार के रगड़ मार रहा है। ये रगड़ मारने की वजह से सिक्वेंशियली आपका मेनिस्कस फाड़ सकता है, और अगर मेनिस्कस के बाद, मेनिस्कस तक तो ठीक है हम फिर भी रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में ये हमारा जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज हमारे घुटने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमारा कार्टिलेज ख़राब हो गया तो दोस्तों ये इतनी आसानी से रीजनरेट नहीं होता है और हमारा घुटना बहुत जल्दी ख़राब होने लग जाता है। अगर घुटना हमारा ख़राब होने लग गया तो इस घुटने को हमें, जो जिन लोगों को 65 प्लस नी जॉइंट नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो हो सकता है दोस्तों हमें ये 30-35 साल की उम्र में ही पड़ने लग जाए, बिकॉज हमारा कार्टिलेज वेयर आउट होने लग जाता है। कार्टिलेज अगर वेयर आउट हो गया तो ये एक दूसरे पे अड़ने लग जाएगी हड्डियाँ, और हमें रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों स्पोर्ट्स इंजरीज़ को, नी इंजरीज़, लिगामेंट इंजरीज़ को इग्नोर करना एक समझदारी वाला डिसीजन नहीं होता है, ये हमें समझना पड़ेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं, अब सर्जरी अगर करानी है तो सर्जरीज कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों घुटने के लिगामेंट की सर्जरीज जो होती हैं वो आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, या फिर हम की होल सर्जरी उसको बोलते हैं। इसमें दूरबीन से हम ऑपरेशन करते हैं। इसमें आगे की तरफ से हम 2 छेद करते हैं, इन छेद की तरफ से ही अंदर दूरबीन जाती है, दूरबीन से ही हम देखते हैं, और उसी से नया लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन करना है या फिर मेनिस्कस रिपेयर करना है या मेनिसेक्टमी करनी है तो हम उसी के थ्रू, दूरबीन से ही सारा काम होता है। दूरबीन से ऑपरेशन करने के दोस्तों फ़ायदे, हमारी रिकवरी बेटर होती है, पेनलेस सर्जरी होती है, अब नेक्स्ट डे से हमारा मूवमेंट चालू हो जाता है और हमारे कोई स्कार्स भी नहीं आते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे, इसको हम आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी भी बोलते हैं। ये होती है आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी जो लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन हम करते हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे हाउ टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पोर्ट्स इंजरीज को, ये तो हमने बात कर ली, हम कैसे उसको क्योर करें, कैसे हम उसको ट्रीट करें। अब दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उन लोगों के लिए जो स्पोर्ट्स में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि एक तो आपका स्पोर्ट्स खेलने का जो सरफेस है वो प्रॉपर होना चाहिए, स्मूथ सरफेस होना चाहिए, उसमें कोई भी तरह के गड्ढे नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज़, आपका वार्म अप होना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके नी जॉइंट के लिए। वार्म अप इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वार्म अप से ही हमारी बॉडी एक सिंक्रोनाइजेशन फॉर्म में किसी भी स्पोर्ट्स को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होती है। तो दोस्तों जब भी आप खेलें आप प्लीज़ प्रॉपर वार्म अप करें। आपका तीसरी बात, आपका फुटवेयर प्रॉपर होना चाहिए। फुटवेयर प्रॉपर होना चाहिए, फुटवेयर आपके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए और आपको आदत होनी चाहिए उस फुटवेयर की। ऐसा नहीं है आपको स्पोर्ट्स खेलना है, आपने नया जूता पर लिया और आप खेलने चले गए, ये आपकी इंजरी का एक कारण बन सकता है। और दोस्तों इम्पॉर्टेंट, फोर्थ एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ट्रेनिंग। आपको आपके गेम में ट्रेन होना ज़रूरी है, वो हेल्प करेगा ताकि आप अनवांटेड एक्टिविटी, अनवांटेड इंजरीज़ को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी बात जिस पे हम बात कर रहे थे आज। हो सकता, आई होप मैंने आपके टॉपिक्स को कवर, आपके क्वेरीज़ को शायद मैं कवर कर पाया हूँ। और ये थी हमारी घुटने के लिगामेंट की चोट के बारे में डिस्कशन। दोस्तों अगर आपके कोई सवाल हैं तो हम उसको लेने के लिए हैं। तो और दोस्तों इम्पॉर्टेंट तो यही था कि हम बेसिकली, मेरा आज का ये जो टॉपिक है ये मैं यही बोलना चाहता हूँ कि
वी नीड टू बी फोकस्ड इन योर स्पोर्ट, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इन योर स्पोर्ट, और आप अपने गेम को समझें ताकि हम हमारी इंजरीज़ को प्रिवेंट कर सकें। और दोस्तों नीचे आप जब चाहें जब हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वील बी वेरी ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू। आप हमारा इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डालते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज़ के बारे में। हमारी जो नॉलेज है वो हम शेयर करने की कोशिश करते हैं। प्लस ये था टॉपिक। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मैं डॉक्टर क्षितिज सोनी, आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट, चांदनी हॉस्पिटल कोटा। बहुत दिनों से लाइव आया नहीं था, सोचा आज लाइव चलें और आपसे बात करें घुटने की स्पोर्ट्स इंजरीज़ के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि एथलीट्स के लिए फिट रहना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए हम एक एक टॉपिक कवर करेंगे। आज की टॉपिक में हम बात करेंगे घुटने की, नी जॉइंट की। जैसा कि आप ये मॉडल देख रहे हैं, इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि ऊपर की हड्डी जो होती है, ये नी जॉइंट का मॉडल है। ऊपर वाली जो बोन है इसको हम फीमर कहते हैं, थाई बोन जो होती है। नीचे वाली जो लेग बोन होती है इसको हम टिबिया बोलते हैं। टिबिया के साइड में ही एक हड्डी होती है जिसको हम फिबुला बोलते हैं। और नी जॉइंट में आगे की तरफ जो एक गोल हड्डी होती है ये पटेला कहलाती है। अब इस नी जॉइंट को, जो कि एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, इस जॉइंट को पकड़ के रखने के लिए, इन हड्डियों को एक साथ पकड़ के रखने के लिए साइड में तो हमारे होते हैं कोलेटरल लिगामेंट। जैसे ये घुटना अगर आप देखेंगे तो ये बाहर की साइड है हमारे घुटने की, और ये हमारे घुटने का अंदर का पार्ट है। बाहर की साइड में जो होगा वो होगा लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। अंदर की तरफ जो होता है, ये जो लिगामेंट देख रहे हैं आप, इसको हम बोलते हैं मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। आगे की तरफ ये पटेला जो बोन है, इसको ऊपर से थाई की तरफ से जो टेंडन अटैच्ड होता है इसको हम क्वाड्रिसेप्स टेंडन बोलते हैं। नीचे की तरफ ये टेंडन जब एक्सटेंड करता है तो इसको हम पटेला टेंडन बोलते हैं। अब हम चलते हैं घुटने की अंदर की तरफ। घुटने के अंदर की, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दो यहाँ पे गद्दीनुमा स्ट्रक्चर्स हैं हमारे घुटने के अंदर, ये कहलाते हैं मेनिस्कस। इन मेनिस्कस को हम शॉक एब्जॉर्बर्स भी बोलते हैं। मेनिस्कस के अलावा घुटने के अंदर हमारे आगे की तरफ ये लिगामेंट होता है जिसको हम ACL बोलते हैं, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। इसी तरह से एक लिगामेंट घुटने के पीछे की तरफ होता है जिसको हम PCL बोलते हैं, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। अब दोस्तों ये सब लिगामेंट्स और मेनिस्कस देखने के बाद अब अपने को ये समझ में आ गया होगा कि इस पूरे जॉइंट को, बोन्स को, इनको साथ में पकड़ के रखने का जो काम है, जो साइड के कोलेटरल लिगामेंट्स होते हैं वो हमारे घुटने में इसलिए होते हैं ताकि हमारा घुटना साइडवेज मूवमेंट ना हो। इसको स्टेबलाइज करने के लिए हमने ये हमारे कोलेटरल लिगामेंट्स होते हैं, और हमारे नी जॉइंट को आगे पीछे ना हो इसके लिए अंदर वाले जो लिगामेंट्स हैं, क्रूशिएट लिगामेंट, एंटीरियर और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स होते हैं। और हमारे घुटने के अंदर ये जो मेनिस्कस हैं, ये शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं। ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बोन्स पे जो कार्टिलेज होता है। यहाँ पे एक परत आप लोगों को दिखती है, ये कार्टिलेज कहलाती है। इस कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे घुटने के अंदर मेनिस्कस होते हैं ताकि ये शॉक एब्जॉर्बर्स का काम करें और हमारा कार्टिलेज रीजनरेट घुटने का ना हो। ये समझा हमने नी जॉइंट का मॉडल। अब दोस्तों स्पोर्ट्स इंजरीज़ में क्या होता है? स्पोर्ट्स इंजरीज़ बेसिकली वो इंजरीज़ हैं जिसमें किसी भी मूवमेंट की, एबनॉर्मल मूवमेंट की वजह से हमारे या तो इन बोन्स में चोट लगे, बोन्स में अगर आप चोट लगते हैं तो उसको फ्रैक्चर्स बोलते हैं। सपोज़ आपके नी जॉइंट में चोट लगी लेकिन आपकी बोन्स इंटैक्ट है, लेकिन आपके नी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो हो सकता है आपके या तो कोलेट्रल्स में इंजरी हो, अंदर मेनिस्कस में इंजरी हो, या फिर आपके अंदर जो लिगामेंट है उसकी कोई इंजरी हो। इसको स्पोर्ट्स के टाइम पे होने वाली इंजरीज इसलिए कहा जाता है बिकॉज स्पोर्ट्स में हमारे एबनॉर्मल मूवमेंट्स जो होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, बिकॉज हमारा सारा फोकस जो है वो स्पोर्ट्स पे होता है। अब सपोज़ कीजिए आपको इंजरी हो गई, आप खेल रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, कोई भी आप गेम खेल रहे हैं और उसको खेलते खेलते आपको इंजरी हो गई। अब एकदम से आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल हो। कई सेंटर्स पे अवेलेबल होते हैं, अगर वो होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है
तो इस केस में आप खुद एक फर्स्ट एड की तरह क्या करना चाहिए, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखें कि आपको जैसे ही इंजरी हुई, इंजरी होते ही से अगर वो थोड़ी सी इंजरी है या ज़्यादा है, आप उसको गेम को वहीं स्टॉप करें, गेम को आगे ना लेके जाएं। मींस ऐसा नहीं है कि आपको चोट लगी है और आप खेलना चालू रख रहे हैं। उस केस में दोस्तों ऐसा हो सकता है कि हमारी जो छोटी सी चोट है हम उसको इग्नोर करने की वजह से उसको बड़ा कर दें। इसीलिए जैसे ही आपको स्पोर्ट्स खेलते टाइम आपको लगता है कि आपके कुछ दर्द हुआ या कोई जर्क आया, तो उसी समय अपना गेम रोक दें। बिकॉज हमारा मोटो है उस गेम को कंप्लीट करना नहीं, हमारा मोटो है हमारी स्पोर्ट्स लाइफ को कंटिन्यू करना, और हम नहीं चाहते किसी भी तरह के मूवमेंट से हमारा स्पोर्ट्स प्रभावित हो। ठीक है, तो अब उसके बाद हम स्पोर्ट्स से रेस्ट लेंगे, जल्दी से हम गेम से बाहर आ जाएं, रेस्ट लें, अपने नी को प्रोटेक्ट करें, उस पर आइस अप्लाई करें, बर्फ़ का उस पर सेक कर सकते हैं। हॉट वाटर बैग का सेक ना करें, ये बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन होता है कि हमें आइस लगानी चाहिए या हॉट बैग लगाना चाहिए। तो दोस्तों एक्यूट इंजरीज़ में हमें कभी भी हॉट बैग नहीं लगाना चाहिए, वी शुड ऑलवेज गो फॉर आइस बैग्स। उसके बाद हमें कंप्रेशन बैंडेज उस पर अप्लाई करना चाहिए। आप लोगों के पास होती है या फिर नहीं है तो क्रैप बैंडेज आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, क्रैप बैंडेज आप यूज़ करें और अपने लिम्ब को एलिवेट करके रहें। लिम्ब को एलिवेट करके रखेंगे तो स्वेलिंग कम होगी, जितना जल्दी स्वेलिंग कम होगी मूवमेंट्स आपके रिकवर होने के चांसेस उतने ज़्यादा हैं। बिकॉज स्वेलिंग होती है इन्फ्लेमेशन की वजह से, और अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो आपका मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी और स्वेलिंग आपकी बनी रहेगी। ये रही फर्स्ट एड की बात। अब जैसे ही आपको चोट लगती है तो आप अपने डॉक्टर्स के पास विजिट करते हैं। नी जॉइंट में बेसिकली हमें जो मोड ऑफ इन्वेस्टिगेशंस हैं, या तो हम पेशेंट को एग्जामिन करें, एग्जामिन करने के अलावा हम देखें पेशेंट में फिजिकल एग्जामिनेशन एक डॉक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बट एक्यूट इंजरीज़ में हमने देखा है कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है पेशेंट को एग्जामिन करना, बिकॉज उसको इन्फ्लेमेशन होती है, हल्का सा हाथ लगाते ही बहुत उसको पेनफुल होता है। तो इस केस में दो इन्वेस्टिगेशंस हम प्रेफर करते हैं, एक होता है एक्सरे, दूसरा होता है एमआरआई। अब दोस्तों ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला टॉपिक हो जाता है कई लोगों के लिए। लोग बोलते हैं कि हमने जब एक्सरे करा लिया, हमारे एक्सरे में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्यों एमआरआई कराना चाहते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ हमें समझनी होगी कि एक्सरे और एमआरआई ये दोनों डिफरेंट मॉडलिटीज़ हैं। एक्सरे एक 2 डायमेंशन पिक्चर देता है। अगर सपोज कीजिए मैंने नी जॉइंट का एक्सरे आपका करवाया है, तो एक मेरे को जो व्यू मिलेगा वो एक आगे से पीछे का या पीछे से आगे का व्यू मिलेगा, और दूसरा एक मुझे इस साइड से इधर का या इधर से इधर का व्यू मिलेगा। तो इसमें मेरे को कभी भी 3 डायमेंशनल पिक्चर्स एक्सरे में नहीं मिलती है। तो दोस्तों जब भी हम एक्सरे की सलाह देते हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि कहीं आपका कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपका माइनर फ्रैक्चर हो तो भी आप चल फिर सकते हैं, तो हो सकता है कि माइनर फ्रैक्चर हो फिर भी आप चल पा रहे हैं। तो एक तो एक्सरे करा के देखना होता है। सेकंड चीज़ हम इसमें जो हमारा मेन इन्वेस्टिगेशन होता है वो होता है एमआरआई। दोस्तों एमआरआई जो है वो हमारे एक पर्टिकुलर जॉइंट की होती है, और इसमें हमें 3 डायमेंशनल पिक्चर मिलती है, प्लस हमें इसमें सेक्शंस मिल जाते हैं। तो इसके अंदर अगर हम एमआरआई कराएंगे तो हमें एक एक सेक्शन दिखेगा, और हमें आपके उसके अंदर लिगामेंट्स, मेनिस्कस, कोलेट्रल्स सब हमें क्लियरली विजिबल हो सकते हैं। और हमें ये हेल्प मिलती है समझने के लिए कि आपके इंजरी बेसिकली किस पार्ट में हुई है और किस में नहीं हुई। अब हमने एमआरआई हो गई है। एमआरआई होने के बाद सपोज कीजिए आपके टीयर आया, आपके जो अंदर लिगामेंट हैं जिनको हम क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, एसीएल या पीसीएल। अगर आपके पीसीएल या एसीएल में टीयर आया, तो अगर या तो आपका कंप्लीट टीयर है, तो दोस्तों मैं आपको ये कन्फ्यूजन आपके दिमाग से दूर कर दूं, कंप्लीट टीयर एसीएल और पीसीएल का अपने आप हील नहीं होता है। आपने को सर्जरी उसके लिए जाना ही पड़ता है, सर्जिकल इंटरवेंशन की उसमें ज़रूरत होती है। लेकिन हाँ, अगर आपका टीयर पार्शियल है या इनकम्प्लीट है या माइनर टीयर्स हैं अगर आपके फाइबर्स में एसीएल के और पीसीएल के, तो हम उसको कंजर्व कर सकते हैं और उसमें पीआरपी इंजेक्शन के थ्रू हम उसके हीलिंग के चांसेस बढ़ा सकते हैं। ये हुई एसीएल क्रूशिएट्स की बात। अगला हम चलते हैं मेनिस्कस पे। मेनिस्कस जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये गद्दीनुमा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि शॉक एब्जॉर्बर्स का हमारे घुटने में काम करते हैं। अगर मेनिस्कस में आपके टीयर है
तो मेनिस्कस टीयर अगर ग्रेड 1, ये अलग अलग ग्रेड्स में होते हैं, ग्रेड 1, 2 या 3। अगर ग्रेड 1 टीयर है तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर इन द सेंस हम इसको रिहैब से ही ठीक कर सकते हैं, आपको फिजियोथेरेपी पे डाल के, रेस्ट आपको एडवाइस करके। लेकिन दोस्तों अगर ग्रेड 3 कंप्लीट टीयर ऑफ मेनिस्कस है तो ये हमें समझना होगा कि मेनिस्कस टीयर अपने आप हील नहीं होगा। दोस्तों इसमें ऐसा है कि अगर मेनिस्कस थोड़ा सा भी फटा हुआ है और अगर हम उस पर कुछ दिन रेस्ट करने के बाद हम हमारे मूवमेंट्स वापस स्टार्ट कर देते हैं, तो दोस्तों ये देखिए जब अपन चलते हैं तो हमारी ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी, ऊपर वाली हड्डी इस पर रगड़ मारती है। ये जो रगड़ मारने वाला मूवमेंट है, ऐसा हो सकता है बिकॉज ये बहुत ही फ्लिम्जी स्ट्रक्चर है मेनिस्कस। अगर ये गद्दी हमारी इसमें फंस गई तो ये फंस के उसको और फाड़ देगी। और मैंने जैसे आपको पहले बताया था, हम हमारी छोटी सी चोट को किसी को भी बड़ा ना होने दें, ये हमारे किसी भी जॉइंट के लिए बेटर है। तो अगर हमारा ग्रेड 1 या ग्रेड 2 टीयर है तो हम पीआरपी से उसको ट्रीट कर सकते हैं। पीआरपी, रिहैब और आपकी प्रॉपर रेस्ट से हम उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्रेड 3 कंप्लीट टीयर है, मीडियल या लेटरल मेनिस्कस का, तो हमें सर्जिकल इंटरवेंशन की उसमें ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको एक और बात बताना भूल गया लिगामेंट के बारे में। अगर ACL या PCL, इसमें अब समझने वाली बात यह है कि क्या हमें ये नया रिकंस्ट्रक्ट ही करना पड़ता है या हम इसको ACL या PCL को रिपेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो ACL रिकंस्ट्रक्शन सिर्फ उन्हीं केसेस में हम करते हैं जहाँ पे हमारा जो टीयर है वो फीमर के पास से है, मतलब ऊपर की फीमोरल अटैचमेंट की तरफ से अगर ये टीयर होता है तो ही हम इसको रिपेयर करते हैं। बिकॉज बहुत सी स्टडीज़ ने ये देखा गया है कि वो फीमोरल अटैचमेंट से टीयर हुआ ही रिपेयर होने में सक्सेसफुल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ACL रिपेयर अगर हमने करना है तो ये एक्यूट फेज में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम 2 महीने बाद सोचें कि हमारा टीयर का हम अब रिपेयर करा लेते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट 3 वीक्स ऑफ इंजरी के अंदर ही रिपेयर पॉसिबल है, उसके बाद रिपेयर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट चीज़, रिपेयर या रिकंस्ट्रक्शन। दोस्तों जैसा मैंने बताया, अगर बीच में से इंटरसब्सटेंस टीयर है या नीचे से टीयर है तो वो तो हमें रिकंस्ट्रक्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ऊपर से टीयर है फिर भी हम रिपेयर सोचें या रिकंस्ट्रक्ट सोचें, तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, जैसे ही हमारे चोट लग जाती है तो हमें अगर रिकंस्ट्रक्ट करना है तो उसमें हमें हैमस्ट्रिंग टेंडन्स या BTB टेंडन या पटेलर टेंडन हमें लेना पड़ता है। उससे हम रिकंस्ट्रक्ट करके नया ACL बनाते हैं। जब हमने नया ACL अगर हमें बनाना है तो उसमें रिहैब में टाइम लगता है, रिकवरी में। लेकिन अगर हम रिपेयर करते हैं तो रिपेयर में हमारा जो है थाई मसल्स हमारी वीक नहीं होती है, बिकॉज हमने उसमें कोई एक्स्ट्रा टेंडन नहीं हुआ। तो दोस्तों फोकस हमारा हमेशा रिपेयर पे होता है और रिकंस्ट्रक्शन हमारा सेकेंड मोड ऑफ ट्रीटमेंट होता है। अब हम ये समझेंगे कि टाइमली ट्रीटमेंट लेने की इम्पॉर्टेंस क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक स्पोर्ट्स इंजरी है। स्पोर्ट्स इंजरी में क्या होता है, ये कोई फ्रैक्चर नहीं है कि आपकी हड्डी टूट गई तो अब आप जब तक वो ठीक नहीं होगा आप चल फिर नहीं सकते। स्पोर्ट्स इंजरीज में दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे लिगामेंट में टीयर होता है। लिगामेंट में टीयर होने की वजह से कुछ टाइम अगर हम रेस्ट करेंगे तो हमारे जोड़ में इंस्टेबिलिटी बनी रहेगी, लेकिन हमारा घूमना फिरना कभी बंद नहीं होगा। तो इसलिए कई लोग क्या सोचते हैं कि कोई बात नहीं, इंस्टेबिलिटी है तो हम चलने देते हैं और अभी ऑपरेशन नहीं कराते, जब बाद में कभी सोचेंगे। इस केसेस में दोस्तों क्या होता है, अगर आपका मेनिस्कस फटा हुआ है, तो जैसे मैंने आपको बताया था मेनिस्कस फटा हुआ है, अगर अपन कंटिन्यूसली मूवमेंट उस पर करे जा रहे हैं तो मेनिस्कस और ज़्यादा फटता जा रहा है। या फिर अगर हमारे क्रूशीट अंदर के ACL या PCL टूटा हुआ है और हम मूवमेंट करे जा रहे हैं तो हमारा घुटना अंदर ही अंदर ट्विस्ट मार के रगड़ मार रहा है। ये रगड़ मारने की वजह से सिक्वेंशियली आपका मेनिस्कस फाड़ सकता है, और अगर मेनिस्कस के बाद, मेनिस्कस तक तो ठीक है, हम फिर भी रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में ये हमारा जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज हमारे घुटने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमारा कार्टिलेज ख़राब हो गया तो दोस्तों ये इतनी आसानी से रीजनरेट नहीं होता है और हमारा घुटना बहुत जल्दी ख़राब होने लग जाता है। अगर घुटना हमारा ख़राब होने लग गया तो इस
घुटने को हमें जिन लोगों को 60 प्लस 65 प्लस नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो हो सकता है दोस्तों हमें ये 30-35 साल की उम्र में ही पड़ने लग जाए, बिकॉज हमारा कार्टिलेज वेयर आउट होने लग जाता है। कार्टिलेज अगर वेयर आउट हो गया तो ये एक दूसरे पे अड़ने लग जाएगी हड्डियाँ, और हमें रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों स्पोर्ट्स इंजरीज़ को, नी इंजरीज़, लिगामेंट इंजरीज़ को इग्नोर करना एक समझदारी वाला डिसीजन नहीं होता है, ये हमें समझना पड़ेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं, अब सर्जरी अगर करानी है तो सर्जरीज कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों घुटने के लिगामेंट की सर्जरीज जो होती हैं वो आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, या फिर हम की होल सर्जरी उसको बोलते हैं। इसमें दूरबीन से हम ऑपरेशन करते हैं। इसमें आगे की तरफ से हम 2 छेद करते हैं, इन छेद की तरफ से ही अंदर दूरबीन जाती है, दूरबीन से ही हम देखते हैं, और उसी से नया लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन करना है, या फिर मेनिस्कस रिपेयर करना है, या मेनिसेक्टमी करनी है, तो हम उसी के थ्रू दूरबीन से ही सारा काम होता है। दूरबीन से ऑपरेशन करने के दोस्तों फ़ायदे, हमारी रिकवरी बेटर होती है, पेनलेस सर्जरी होती है, अब नेक्स्ट डे से हमारा मूवमेंट चालू हो जाता है, और हमारे कोई स्कार्स भी नहीं आते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे, इसको हम आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी भी बोलते हैं। ये होती है आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी, जो लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन हम करते हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे हाउ टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पोर्ट्स इंजरीज को ये तो हमने बात कर ली, हम कैसे उसको क्योर करें, कैसे हम उसको ट्रीट करें। अब दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उन लोगों के लिए जो स्पोर्ट्स में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि एक तो आपका स्पोर्ट्स खेलने का जो सरफेस है वो प्रॉपर होना चाहिए, स्मूथ सरफेस होना चाहिए, उसमें कोई भी तरह के गड्ढे नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज़, आपका वार्म अप होना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके नी जॉइंट के लिए। वार्म अप इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वार्म अप से ही हमारी बॉडी एक सिंक्रोनाइजेशन फॉर्म में किसी भी स्पोर्ट्स को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होती है। तो दोस्तों जब भी आप खेलें, आप प्लीज़ प्रॉपर वार्म अप करें। आपका तीसरी बात, आपका फुटवेयर प्रॉपर होना चाहिए। फुटवेयर प्रॉपर होना चाहिए, फुटवेयर आपके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, और आपको आदत होनी चाहिए उस फुटवेयर की। ऐसा नहीं है आपको स्पोर्ट्स खेलना है, आपने नया जूता पर लिया और आप खेलने चले गए, ये आपकी इंजरी का एक कारण बन सकता है। और दोस्तों इम्पॉर्टेंट, फोर्थ एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ट्रेनिंग। आपको आपके गेम में ट्रेन होना ज़रूरी है, वो हेल्प करेगा ताकि आप अनवांटेड एक्टिविटी, अनवांटेड इंजरीज़ को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी बात जिस पे हम बात कर रहे थे आज। हो सकता, आई होप मैंने आपके टॉपिक्स को कवर, आपके क्वेरीज़ को शायद मैं कवर कर पाया हूँ। और ये थी हमारी घुटने के लिगामेंट की चोट के बारे में डिस्कशन। दोस्तों अगर आपके कोई सवाल हैं तो हम उसको लेने के लिए हैं। तो और दोस्तों इम्पॉर्टेंट तो यही था कि हम बेसिकली, मेरा आज का ये जो टॉपिक है ये मैं यही बोलना चाहता हूँ कि वी नीड टू बी फोकस्ड इन योर स्पोर्ट, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इन योर स्पोर्ट, और आप अपने गेम को समझें ताकि हम हमारी इंजरीज़ को प्रिवेंट कर सकें। और दोस्तों नीचे आप जब चाहें जब हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वील बी वेरी ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू। आप हमारा इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डालते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज़ के बारे में। हमारी जो नॉलेज है वो हम शेयर करने की कोशिश करते हैं। प्लस ये था टॉपिक। थैंक यू।